अब मोबाइल से ही करेंगे। वाईफाई में बोला मतलब लाइट उट चली जाए फिर से कनेक्ट नहीं हो पाता। चलो ये करते हैं इसमें, मोबाइल से इंटरप्शंस नहीं होते। ये आपका आ गया, जस्ट आपने बोला कि दो वेव जब सुपर इम्पोज होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये हो जाएगी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी। अब इसमें अगर कहीं सेम इंटेंसिटी हो, इफ I1 की वैल्यू I2 के इक्वल है ना, तो उस केस में हम यहाँ पे I की वैल्यू को ये ले सकते हैं, I की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4I1 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी होगी, है ना। इसी फॉर्मूले में अगर I2 की जगह पे I1 पुट कर दें हम तो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला होता है ये तभी वैलिड है जब I1 की वैल्यू I2 पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास। इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको फोकस करना है मेन, इसी फॉर्मूले के ऊपर मेन आपको फोकस करना है। ठीक है, ये आपका कैसे राइट। अब आपको बताया कि बेस्ड ऑन द फाइव इंटर रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो कुछ भी हो सकती है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू तो फाइव के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हम अगर एक्सट्रीम पोजीशंस ले लें तो बेस्ड ऑन द फाइव इंटरफेरेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। कि पहला पार्ट ये होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज नोन एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वही है कि जब फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए या इन जनरल 2n पाई हो जाए, तो उस टाइम इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी ना। जब कॉस जीरो लोगे तो कॉस जीरो जब मैक्सिमम होगा तो उस टाइम इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां पे ऐसा होगा वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ओके अभिषेक, क्या पा गया। तो पहला हो जाएगा इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम फॉर्मूले में कॉस फाई की वैल्यू 1 पुट कर दोगे आप, वो आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1। तो आप देखो इंटेंसिटी की वैल्यू सिंपल सम नहीं है। अगर दो वेव सुपर इम्पोज होती है और हमेशा I1 प्लस I2 हो जाता है फिर तो किसी इंटरफ्रेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इवन I1 प्लस I2 से ज्यादा है, मतलब ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पे जहां पे भी कंस्ट्रक्टिव होगा। मतलब इंडिविजुअल जो सोर्स की ब्राइटनेस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है उससे भी ज्यादा हो जाए इस टर्म से, 2 √I1 I2 से। ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं कि आई मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो जहां भी फेज डिफरेंस इतना होगा इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटेंसिटी तो इतना हो जाएगा लेकिन एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम हो जाएगा वो आपका सिंपल A1 प्लस A2 है ना। आप इस फॉर्मूले में देख लो कि भाई इस फॉर्मूले में अगर मैं फाई की वैल्यू 1 पुट कर दूं ये तो चीज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगी ना। तो एम्पलीट्यूड तो सिंपल सम हो जाता है,
एक क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिलेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी सिंपल सम नहीं होती, यहाँ पे cos phi 1 होगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म बच जाएगा, तो सिंपल सम से ज्यादा इंटेंसिटी होगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑब्वियस बात है, फेज डिफरेंस अगर इतना है तो वी कैन फाइंड आउट द पार्ट डिफरेंस, क्योंकि अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि फेज डिफरेंस की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस होती है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाइव हो जाएगी। तो अगर फाइव की वैल्यू मैं यहाँ पे 2n पाई पुट कर दूं तो यहाँ से 2 पाई कैंसिल, जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो n लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो जो फेज डिफरेंस है वो तो 2 पाई 4 पाई ये आ रहा है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल। तो पार्ट डिफरेंस अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, या इन जनरल 2n लैम्डा हो, n लैम्डा हो, तो जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो फेज डिफरेंस इतना होगा, और फेज डिफरेंस जब इतना होगा तो इंटरफेरेंस आपका कंस्ट्रक्टिव। तो इस टर्म्स में हम आते हैं कि जब पार्ट डिफरेंस इतना होगा तो फेज इतना होगा, और फेज डिफरेंस इतना होगा तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव होने का मतलब एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी दोनों मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई आपकी, है ना। ऑब्वियस बात है कि अगर इसी केस में ऐसा ले लूं कि सपोज I1 इज इक्वल टू I2, तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लो, cos स्क्वायर 5/2, और फाइव आप 0 ले लो तो 1 हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी 4I1 हो जाएगी, है ना। कि अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यूज तो ये आपकी 4I1 हो जाएगी, है ना। तो अगर इक्वल होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I1 हो जाती है। ये तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है हम बोलते हैं मैक्सिमा विल फॉर्म, मैक्सिमा विल फॉर्म, है ना। या हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज विल फॉर्म, ब्राइट फ्रिंज विल फॉर्म, है ना। एक्चुअली में जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना, नेक्स्ट क्लास में हम वही पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे ना स्क्रीन पे ऐसे बन जाता है। भाई यंग्स से ही तो मानना शुरू किया लोगों ने, हाइगेंस को तो लोगों ने बोला बकवास है सब चीजें, कोई वेव ऑफ नहीं है, न्यूटन से ही बोल रहा है। लेकिन हाइगेंस ने बताया कि भाई दो लाइट इंटरफेरेंस हुई तो ऐसी स्ट्रिप्स आ गई, ऐसे स्ट्रिप्स बनने लगी स्क्रीन पे, ये चीज बन गया ऐसा ऐसा स्क्रीन पे, इस तरह से अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बनने लगा ऐसा। ये बड़ा सरप्राइजिंग चीज हो गया लोगों के लिए, भाई ये क्या चीज आ गई है ना। इसी को उसने नाम दिया कि दिस इज फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, है ना। तो जहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ये जो ज्यादा व्हाइट मैंने शो किया है इसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, है ना। और जहां पे इस तरह से डार्कनेस है ना, दिस इज नोन एज ए डार्क। तो ब्राइट फ्रिंज एज वेल एज क्या बन गया बेसिकली आपका डार्क फ्रिंज, और इसको हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। तो जहां मैक्सिमम रहेगा वहां ब्राइट फ्रिंज बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो आता है दिस इज नोन एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। देखो स्टडी का मतलब है कि ऐसा पैटर्न हमेशा परमानेंट बन जाएगा ऐसा, क्योंकि लाइट सोर्स आपका कोहेरेंट है। अगर नॉन कोहेरेंट होता है ना तो ये चेंज होता रहता है, कहीं ब्राइट बन रहा है कहीं डार्क बन रहा है, तो फिर वो चेंज होता रहता है पर्टिकुलर लोकेशन पे। इसमें ये स्टडी बनेगा। तो इंटरफेरेंस नॉन कोहेरेंट का भी हो सकता है, लेकिन कोहेरेंट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो परमानेंट होता है, ये स्टडी होता है। नॉन कोहेरेंट से वो फ्लक्चुएट होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन जनरल 2n माइनस 1 पाई। इस फॉर्मूले से जैसे मैंने फेज डिफरेंस पता था तो पार्ट डिफरेंस निकाला था, तो यहाँ से जो पार्ट डिफरेंस होगी वो लैम्डा बाई 2 की मल्टीपल होती है। भाई यहाँ पे अगर मैं 5 की जगह पे पाई पुट कर दूं तो पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ये आपका 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, ये आपका 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, एंड ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2।
तो जब फेज डिफरेंस इतना होगा, पार्ट डिफरेंस इतना होगा, तो फेज डिफरेंस इतना होगा, और फेज डिफरेंस इतना होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, मतलब इंटरफेरेंस जो हो जाएगा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। यहाँ से मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। तो जो मिनिमम इंटेंसिटी होगी वो आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2 माइनस, ये आपका हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू कॉस, सॉरी कॉस फाई नहीं होगा ना इसमें, तो फाई की तो अपने वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर तो मतलब देखो I1 प्लस I2 से इतना कम है, इसी को हम लिख सकते हैं आपका ये चीज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये आपकी मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। और एम्पलीट्यूड तो वही है, क्रेस्ट और ट्रफ मिलेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो मिनिमम होगा वो सिंपल A1 माइनस A2 है। तो इसी केस में अगर I1 इक्वल टू हम I2 ले लें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, परफेक्ट डार्क बन जाएगा। कि अगर दोनों इंटेंसिटी सेम होगी तो ये तो परफेक्ट ब्राइट होगा पूरा I1 इंटेंसिटी का, जहां पे डार्क है वो पार्शियल नहीं होगा, बल्कि परफेक्ट लाइट बिल्कुल गायब हो जाएगी, एकदम ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी, है ना। तो उस लोकेशन पे स्ट्रिप जो होगी वो ब्लैक होगी क्योंकि इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। थोड़ा सरप्राइजिंग चीज है कि दो लाइट आई और लाइट गायब हो गई। तो आपने बोला जैसे साउंड गायब होता है, लाइट भी गायब हो सकती है ना। भाई साउंड का इंटरफेरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है उसका मतलब क्या है कि दो साउंड आ रहे हैं मिलकर दोनों से साउंड गायब हो गया। लाइट में भी ऐसी है कि दो लाइट आ रही है मिलकर लाइट गायब हो गई, तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो ये कोई भी चीज हम आ, किसी दूसरे लाइट के नेचर से हम एड्रेस कर ही नहीं पाएंगे, तो आपके उसके लिए वेव नेचर को लेना पड़ेगा। और फिर आपको लगता है कि लाइट गायब हो गया मतलब क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनवैलिड है क्या? कि आपने बोला भाई एनर्जी फिर कहाँ गई? थोड़ा सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि दो लाइट आई है, दोनों की अपनी एनर्जी है और एनर्जी गायब हो गई, तो एनर्जी डिसअपियर तो हो नहीं सकती है। तो क्या आपको लगता है कहाँ चली गई होगी एनर्जी? कोई बता सकता है क्या? भाई एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए ना। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उधर शिफ्ट हो। हाँ बिल्कुल सही है कि भाई डार्क से गायब होगी, ब्राइट में नहीं, हीट में कन्वर्ट नहीं होगी बेटा, हीट में नहीं कन्वर्ट होती है कि भाई ब्राइट में बढ़ी है ना, तो डार्क से तो आई है, तो डार्क फ्रिंज की एनर्जी ब्राइट में शिफ्ट हो जाती है, नहीं तो ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी सेम ही रहती है ना। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि यहां से अगर गायब हुई है तो कहीं दूसरी जगह चली गई, है ना। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन नहीं है, डार्क फ्रिंज की जो एनर्जी थी वो ब्राइट में शिफ्ट हो गई, है ना। तो जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हम बोलेंगे मिनिमा विल फॉर्म, मिनिमा विल फॉर्म। और जिस लोकेशन पे मिनिमा फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो एक्सपेरिमेंटली हम ये ऑब्टेन करते हैं फ्रिंज पैटर्न कि ब्राइट फ्रिंज होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, डार्क होगा, इस तरह से स्ट्रिप मिल जाती है ना। तो फिलहाल आपको वही बात है, लेकिन वही चीज ध्यान रखना कि सिर्फ इंटेंसिटी यही नहीं होगी, बल्कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। भाई किसी केस में अगर मैं फाइव स्क्वायर टू पाई बाई टू ले लूँ तो I1 प्लस I2 भी हो जाएगा। भाई फाइव ही तो आपने चेंज किया है ना इस फॉर्मूले में, कि भाई इस फॉर्मूले में फाइव की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, तो फाइव तो कुछ भी हो सकता है। मतलब इंटेंसिटी कोई एक सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती है, उसके बीच में एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम पढ़ेंगे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो कहीं पे I1 प्लस I2 भी हो सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि मैक्सिमम मिनिमम, है ना, है ना। तो ये हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि अगर नॉन कोहेरेंट वेव का सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? वेरी करेगी। हाँ वेरी करेगी, तो फिर भी अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, तो कोई चीज वेरी करती है तो हम क्या करते हैं? 2i एवरेज। एवरेज ले लेते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। अगर नॉन कोहेरेंट वेव है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना,
नॉन कॉरेंट वेक में we take average intensity, we take average intensity, है ना। तो जैसे मतलब मैंने बोला कि भाई ये दो सोर्स जो है ये अगर नॉन कॉरेंट है, जैसे आपके घर में जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, एक बल्ब से लाइट आ रही है, एक आपके दूसरे बल्ब से आ रही है, तो दोनों बल्ब कॉरेंट थोड़ी होंगे। कॉरेंट के लिए तो सेम सोर्स से आना चाहिए, तो दोनों किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज हो गए। इसने यहाँ पे इंटेंसिटी आई वन प्रोड्यूस की, इसने इंटेंसिटी आपकी आई टू प्रोड्यूस की। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे चेंज होता रहेगा इंटेंसिटी, तो हम एवरेज इंटेंसिटी लेंगे। तो एवरेज आप ले लो, आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई टू। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू अभी आपने निकाला, आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन, और आई मिनिमम भी आपने निकाला, आई वन प्लस आई टू माइनस टू अंडर रूट ऑफ आई वन बाई टू। ये तो एवरेज होता है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को टू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल आपका एवरेज इंटेंसिटी जो होगी ना, वो आपकी आई वन प्लस आई टू होगी। इसलिए नॉर्मल लाइफ में ना ब्राइटनेस सिंपल सम हो जाती है कि भाई एक बल्ब जलाओगे तो कहीं पे कम ब्राइटनेस है, दो बल्ब जलेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ऐसा कभी थोड़ी होता है कि ब्राइटनेस गायब हो जाएगी, क्योंकि वो सोर्स जो होते हैं वो कॉरेंट नहीं होते, है ना। इसलिए तो 100 ईयर्स तक हम इसको पता नहीं पाए। ये पता चलाने में 100 ईयर्स इसी पे लग गए कि सोर्स ऑफ जो भी लाइट था वो तो नॉन कॉरेंट था। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कॉरेंट दिखते ही नहीं है चीजें कि ऐसा हो रहा है। नॉन कॉरेंट होगा तो हमेशा आई वन प्लस आई टू दिखेगा, तो उसमें तो कोई सरप्राइजिंग चीज ऐसी है ही नहीं। इसलिए तो इतना टाइम लग गया यहाँ एक्सपेरिमेंट तक आने में, है ना। तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ा है, तो मैंने मतलब फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो फॉर्मूला वाइज सिर्फ यही है इसमें फॉर्मूला, ये वाला, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है, बाकी हम एक्सपेरिमेंट में और भी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो आज मैं इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ, तो उसको आप कैसे देखें, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द माय फेवरेट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो में तो कुछ है ही नहीं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो सिंपल सा ज्योमेट्री है, मेन तो बेबी। जब आप बीटेक वगैरह भी करने जाओगे तो उसमें फिजिक्स जो पढ़ाई जाती है वो यही सब पढ़ाया जाता है। इंटरफेरेंस के ऊपर बड़ा वो जोर देते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स में बहुत आता है। ठीक है, तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, पहले उसको कर लो आप, है ना। वो देखता हूँ कैसे कर पाते हो आप उसे। अरे ये तो बंदर वाला क्वेश्चन है यार, ये तो पिछले साल पढ़ा होगा आपने। हाँ ये क्वेश्चन, ये पहले एक आसान से कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे।
हाँ सही है। लक्ष्य अग्रवाल एंड निहाल रावत, योर आंसर इज करेक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका आंसर सही है। एकाग्र ज्ञान सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मीन CR7। CR7 आई गेस। यथार्थ सही है आपका आंसर। सही है ना? काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना? देखो ये क्या पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना आप इसमें, है ना? सुहाना थोड़ा सा आपने गलती की है। क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है? इसने बोला है कि अलग अलग वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:2 है। हम A1 A2 ही ले लेते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे लेके? याद रखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक भाई। वैसे भी इसने आज ब्राइट डार्क फील्ड बोला हुआ है। अब A1 A2 आपको दिया हुआ है, इसने बोला हुआ है कि जो एम्पलीट्यूड्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्राइट फ्रिंज तो होता है A1 + A2, और एम्पलीट्यूड ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होता है? A1 - A2 होता है। A1 + A2 दिया हुआ है, इसको निकालना है। जस्ट आपको ये आ जाएगा 3 + 2/3 - 2, मतलब ये आपका 5/1 हो जाएगा। हाँ, तो ये 5:1 फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। हाँ, इसने रेशियो जो दिया हुआ है वो इसका नहीं बोला हुआ है, बल्कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का बोला हुआ है। और सेकंड ये बोल रहा है कि इंटेंसिटीज के बीच का रेशियो क्या होगा। तो इंटेंसिटीज ब्राइट फ्रिंज की होती है Imax, और ये होती है Imin। चाहो तो आप यही यूज कर लो। है ना? लेकिन ज्यादा अच्छा है ना कि एम्पलीट्यूड का रेशियो पता है, इसका स्क्वायर ही तो होता है इंटेंसिटी का रेशियो। तो हम इसको जस्ट ऐसा लिख सकते हैं, A1 + A2/A1 - A2 का होल स्क्वायर। वही इंटेंसिटी जब भी होती है तो डायरेक्टली बोल लो एम्पलीट्यूड स्क्वायर ही तो होती है। तो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो पता है तो इस इंटेंसिटी का रेशियो ऐसे ही आ जाएगा। तो इससे स्क्वायर करेंगे तो 5/1 का स्क्वायर मीन्स 25 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका 5:1 आ गया, दूसरा 25:1 आ गया। हाँ, अगर कोई आपसे बोलता है कि दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द I1 एंड I2, क्योंकि इसने पूछा हुआ नहीं है, तो वो A1/A2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये वो आपका हो जाता है, इसलिए आपका 9/4। ध्यान रखना, दिया आपको ये है, अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो निकालना हो तो सीधा स्क्वायर कर देते हैं। इसने इंडिविजुअल नहीं बोला हुआ है, इसने बोला ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज सुपर पोजिशन के बाद। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो ये हो जाएगा, इंटेंसिटी का रेशियो आप चाहिए। तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको पकड़ना है इसमें, है ना? कि लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से ये आपका guess। ये जस्ट बेसिक इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चंस है, यू कैन गो फॉर दिस।
हाँ, यथार्थ और आंसर इज करेक्ट, आपने सही इंटरप्रेट किया इसे। अरे नाम नहीं चेंज करो यार, फिर मैं लगा दूंगा नेम चेंज इज नॉट अलाउड। एक बार कर लिया, दोबारा बार बार मत करो। हाँ निहाल, सही आपका आंसर। फिर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आप क्या दे रहे हो? इंटेंसिटी दी हुई है, ई नॉट स्क्वायर, इन ई स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसमें ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू दे तो रखी है, आई है, उससे आंसर आ जाएगा। सही आंसर है आपका। हाँ, एकाग्र ज्ञान सही है आपका आंसर। सोहाना रावल सही है आपका। अरे एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाए ना, फिर मैं पूरे सिलेबस का एडवांस लेवल प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना। मतलब आपको छोड़ेंगे थोड़ी हम आपके एडवांस तक तक, ऐसा नहीं कि मतलब सिलेबस खत्म हो गया क्लास खत्म, क्लास तो चलते रहेगा। फिर मैं एकदम चैप्टर 1 से शुरू करूंगा, इसमें कोई लो लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सब टोटली हाई फाई लेवल के, एडवांस लेवल के, है ना। बस एक फेज आप मेंस का दे लो, उसके बाद, है ना, एक फेज आप मेंस का दे लो जो भी पहले हो जा रहा है, उसके बाद सारा कार्रवाई हम स्टार्ट कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि पहले फेज में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपको। पहला फेज में नंबर ले आओ बस आप मेंस में, तो उसके बाद तो हम देख ही लेंगे आपको, है ना? ये आपका कैसा, मतलब अभी भी हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अभी तो पूरी चीजें हम पढ़ते हैं ना, थ्योरी से लेकर सब चीजें। देखो ये था कि E1 ये है, E2 ये है ना। तो आई अगर इंटेंसिटी है पहली वेव की, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा जब दोनों सुपर इम्पोज होंगे? तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा। यहाँ से एम्पलीट्यूड का इसने रेशियो दिया हुआ है कि एक पहले का एम्पलीट्यूड आपका ई नॉट है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 ई नॉट है, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो 1/2 दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से इंटेंसिटी का रेशियो आ जाएगा, I1 और I2 कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 1/4 हो जाएगा। मतलब I2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो पहले का 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब इसने ये दिया हुआ है कि पहली वेव का जो इंटेंसिटी है ना वो आई है, तो दूसरी वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो 4 आई होगी। मतलब सुपर पोजिशन जिन दो इंटेंसिटी के बीच में हो रहा है, एक आई है और दूसरा आपका 4 आई है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये पूछ रहा है कितना होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू कॉस फाइव। I1 तो मुझे पता ही है क्या ही है, I2 ही पता है 4 आई है, अंडर रूट के रेशियो से निकाल लिया मैंने, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, यहाँ से 4 आई स्क्वायर आ गया, इंटू कॉस 5। अब ये ध्यान देना पड़ेगा भाई इसमें फेज डिफरेंस कितना है। इसका फेज अगर ये है, इसका फेज अगर ये है, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा ना। दोनों को माइनस करेंगे तो π/2 आ जाएगा। तो φ1 पहले का फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस π/4, दूसरे का फेज जो है वो ओमेगा टी माइनस π/4। तो फेज डिफरेंस का मतलब φ1 माइनस φ2 हो जाएगा। ये आपका दोनों को माइनस, तो cos π/2 हो गया। तो अगर ये cos π/2 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 ही हो गया, तो नेट इंटेंसिटी 5 पाई आ गई। तो इसका आंसर 5 पाई है ना। इसकी इंटेंसिटी नेट कितनी हो जाएगी, आपकी 5 पाई हो जाएगी। ये आपका सबका आंसर है।
ठीक है, क्या करते हैं। चलो इसको करना जरा। अरे यार, न्यूज तो आ रही है कि नीट पोस्टपोन्ड हो गया। लगता है पेपर ऊपर लीक हो गया। मैं देख रहा था पोस्टपोन्ड हो गया लीक। सर जेमी बहुत स्कैम हुआ। हाँ यार, बड़े ना, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये ना। पता नहीं क्या है, सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होनी चाहिए। बहुत स्कैम हो रहे हैं, मतलब लॉट ऑफ रिजर्वेशन, इतना रिजर्वेशन है, उसके बाद जनरल की सीट इतनी कम बचती है, और फिर उसमें भी ये सब चीजें बड़ी, मतलब इससे क्योस कोई इम्प्रूवमेंट का आसार भी नहीं नजर आ रहा। हाँ, एक्सप्रेशन के लैम्डा भी आएगा। हाँ, आपका निहाल, आपका आंसर सही है। सही आप बोल रहे हो, निहाल और आंसर इज करेक्ट।
निहाल योर आंसर इज सही है। मैं बता देता हूँ, आपके अलग अलग फॉर्म में आप आंसर दे रहे हो ना, मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं इसमें है कि भाई इसने बोला कि क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। पहले तो आप फेज डिफरेंस निकाल लो, इसका और इसका डिफरेंस ही तो फेज डिफरेंस होता है। यहाँ से आ जाएगा 2 पाई/लैम्डा इंटू x1 माइनस x2 आ जाएगा। ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया। पाई/6 माइनस पाई/8 कितना हो जाएगा आपका? पाई/6 माइनस पाई/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? तो पाई/6 में पाई/8 माइनस करेंगे तो पाई/24 हो जाएगा जहाँ तक, है ना? पाई/24 आ जाएगा, तो प्लस पाई/24 आ गया। यही तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होगा। भाई साइन के अंदर पूरा टर्म जो होता है ये फेज होता है, इसका डिफरेंस ही फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस आ गया। और आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव फेज के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई। और इससे सॉल्व करके आप x1 माइनस x2 की वैल्यू निकाल लो कि भाई कितना पार्ट डिफरेंस होगा। ये पार्ट डिफरेंस ही तो है, डेल्टा एक्स, ताकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। तो यहाँ से x1 माइनस x2 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ आ रहा है वो ये आ रहा है, n-1/48 इंटू लैम्डा। तो ये आंसर है आपका इस कैलकुलेशन, -1/48 इंटू लैम्डा आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपने पीयूष आपने पहले भेजा हुआ है? अच्छा अच्छा, मैंने देखा नहीं था। आपका दूसरा आंसर मैंने चेक किया, पहले नहीं चेक किया। हाँ सही है, ये अगर सही है तो सही हो जाता है आंसर, है ना? इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपका तो n-λ/48 आ रहा है। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। मतलब वो ब्रैकेट वगैरह का गड़बड़ हो गया, सही ठीक किया आपने, सही बात है। n-1/45 8/λ आ जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब ये है ना कि हमेशा इसी से नहीं सॉल्व कर लेते हैं, है ना? यही नहीं होता है, बल्कि आपको एक्चुअली फेज डिफरेंस निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई/6 और पाई/8 अलग अलग है। नॉर्मल केस में ये 0 होता है इक्वेशन में, इसमें अगर दिया हो तो उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, है ना? कि अच्छा नहीं हुआ है तो फेक न्यूज आ रही है, वो देख लेते हैं। पता नहीं, देखते हैं। अभी मेरे पास कुछ आ रहा था ऐसा, लेकिन पता नहीं, कई बार शाम तक पता चल जाएगा, है ना? कई बार फेक न्यूज भी होती है। ठीक है ना? चलो, तो है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतनी काफी है ना? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक होगा, दैट इज योर YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? बाय बाय।